नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर जो निवेशकों का आंदोलन चल रहा है वो पूरे देश भर में चल रहा है। उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले अभयदेव शुक्ल हमसे जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम उनसे जो उनकी 17-18 तारीख को अयोध्या में मीटिंग हुई है उस बात को लेकर, और नोएडा जो दिल्ली जोन का ऑफिस है वहां पर प्रोटेस्ट को लेकर, और अभी झारखंड में विधानसभा में सारा इंडिया का मामला उठा है, इन सब बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। अभय देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप साथियों को जो इस लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और पूरी टीम को हृदय से आभार, अभिनंदन। सबसे पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि अयोध्या में जो आपकी मीटिंग हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, क्या क्या निर्णय हुए उसमें? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 दिवसीय अयोध्या में बैठक हुई। उसमें आत्ममंथन और चिंतन किया गया कि भावी रणनीति कैसे तय की जाए कि देश के निवेशकों का पैसा वापस हो पाए। इसके लिए हम लोग लगातार 2 दिन एक मैराथन बैठक की में शामिल है, और उस दौरान बहुत सारी बातें निकल के हमारे बीच में आई, जिसको हम लोगों ने, हमारे पीछे अभी घटनाक्रम क्या हुआ, हम लोग आंदोलन को कैसे बड़ा कर पाए, और कौन सी ऐसी कड़ी है जिससे आंदोलन को बड़ा किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कई जो निर्णय निकल के आया, उसमें सबसे पहला जो निर्णय है कि जो वर्तमान की भारत की सरकार है, वो भारत की सरकार देश में सहारा पीड़ितों की मदद नहीं कर पा रही है, जिसके कारण देश में भर के निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया है। निर्णय बैठक में यह तय हुआ कि जो देश की सरकार है वो उनको लाइसेंस जारी करती है, और वो उनके ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है कि कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी तरह का जो संगठन और चिट फंड सोसाइटी समेत कई तंत्र होते हैं जिसके द्वारा सहारा प्रबंधन तंत्र संचालित होते हैं, उसको सीधा गवर्न करने और मॉनिटरिंग करने का काम भारत की सरकार करती है। और उसका उदासीन रवैया देखते हुए ये दिखाई देता है कि अगर सहारा से पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसमें भारत की सरकार का बेहद महत्वपूर्ण रोल नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र उनको पूरा प्रभाव में लिया हुआ है। इस नाते सामूहिक बैठक में निर्णय लिया गया कि अब 2024 में जो भारत की सरकार फिर चुनाव की पद्धति में आएगी, तो हम लोग वो 2024 का चुनाव की तैयारी करेंगे। उसके पहले हम 2023 की चुनावी करेंगे कि 23 तक एक एक बूथों पे अपने सैकड़ों साथियों को खड़ा करेंगे, और सरकार के विरुद्ध मतदान करा के सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो उनको ये पहला गंभीर निर्णय, ये पहला गंभीर निर्णय है जिसपे हमारे सभी साथी अध्यक्ष एक सुर से सहमत थे, और 16 राज्यों के लोग, कमेटी के लोग थे। इस पे एक सहमति के साथ सब लोगों ने हाँ मिलाया, और एक प्रस्ताव ये पारित हुआ जिसको मुख्य प्रस्ताव के रूप में जाना गया कि उसके बाद जब हम लोग अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे तो हम ग्राउंड लेवल तक अपने संगठन को बनाएंगे, बूथ स्तर तक जाके अपने कार्यकर्ताओं को सोचेंगे कि कौन से लोगों का पैसा बाकी है और कौन से लोग वहाँ कार्यकर्ता। सभी लोगों का जैसे पार्टियां अपने बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता रखती हैं, ऐसे ही हम बूथ स्तर पर अपने जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे कि इन लोगों का भुगतान अगर नहीं हुआ है तो भारत की जो वर्तमान सरकार है उसको मतदान ना किया जाए। इस पे हम लोगों ने आपस में सहमति बनाई है, और यही विजन लेके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं, और अपना अपना एजेंडा अपने जिले की कमेटियों को बताएंगे, और उनको बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश कर दिया गया। दूसरा, हम सभी लोगों ने एक निर्णय और पास किया कि भारत में जो हमारे राज्य हैं, जिन राज्यों में संगठन आंदोलन बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, जिसमें आप बिहार का नाम से लिया जाना चाहिए। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राउंड लेवल पे उन सभी लोगों को, जो बिहार के एक एक जिले हैं, उन जिलों को, जितने बचे हुए जिले हैं, 19 से 20 जिलों में हमारा गठन हो चुका है, बाकी जो जिले हैं उनको हम बहुत जल्दी गठित करें, जनवरी तक गठित करें। इसी बीच में हम एक जिले की जो भी कार्यकारिणी है जो अभी तक गठित हो चुके हैं उसका एक पटना के मुख्यालय पे एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, उनसे अपनी समीक्षा बैठक करेंगे, और उसके बाद
हम अपने जो 4 सेक्टर जोन है, 4 सेक्टर जोन पे बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें हम देश के निवेशकों का पैसा कैसे वापस हो, बिहार के लोगों का कैसे पैसा वापस हो, तमाम वो सांसद, विधायक, मंत्री और उन सभी जनप्रतिनिधियों को हम सभी लोग जितने भी बिहार के पदाधिकारी है, वो सभी लोग अब उनके दरवाजे पे जाएंगे, उनका उनसे पत्र लिखवाएंगे आपकी सरकार के लिए, संबंधित राज्य की सरकार के लिए बात करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि हमारे आंदोलनों में आके बैठिए, अगर वोट चाहिए, अगर हमारी हमने वोट दिया है आपको, हमारे विधायक और सांसद हुए हैं आप, तो हमारी बात भी गंभीरता से उठाइए। इसके लिए हम पूरी रणनीति के साथ वहां जा रहे हैं और इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने जा रहे हैं। तो अब उसके बाद प्रमुख केंद्र हम जो मानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे चले आए, तो उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हम पहला कारक जो इससे देश भर के लोगों का पैसा मिलना संभव हो जाएगा, वो है लखनऊ। लखनऊ का सुब्रत राय का आवास, सुब्रत राय के घर से ही पैसे की पूर्ण विकल्प हल होने की तैयारी है और वही एक कड़ी बनेगी जिससे हम लोग उनके पैसा ले पाएंगे। तो इस पे भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि क्यों नहीं अब विधानसभा और सुब्रत राय के घर का घेराव कर दिया जाए और उनसे 2-2 हाथ करके पूछ लिया जाए पैसा कब दे रहे हो। आप नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हो, हम सभी लोग उनको मिलकर गिरफ्तार कराएंगे। भारत की सरकार संबंधित थानों की है, हमको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। हम उनको 24 घंटे के अंदर भारत की संबंधित राज्य की जो भी सरकारें हैं, उनके प्रशासन के लोगों को उनको सौंप देंगे। उस बीच में हम लोगों ने मेन कड़ी के रूप में हमने जो ग्राउंड चुना है जिससे देश भर की आवाज जाएगी, वो है आपका नोएडा का टेरिटरी हाउस या मीडिया सेंटर हब जो सहारा से संबंधित है। हम और हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सिंह और पूरे लोग जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, एक साथ पूरी तैयारी बना रहे हैं। आप जानते ही हैं कि बागपत का जो एरिया है और नोएडा का जो सेक्टर है, वहां पे एक बड़ी मेजॉरिटी रहती है जाटों की, और जाट बना लेते हैं तो देश में किसान आंदोलन सफल हो जाता है। देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी आहुति देने का काम जो करते थे, जिससे भारत स्वतंत्र हुआ था, वो इतिहास गवाह है। तो हम लोगों ने टेरिटरी हाउस को जो नोएडा का और जो उनका ऑफिस है और जो मीडिया हाउस है, उसके सामने चूंकि जेबी राय सहित तमाम लोग वहां बैठते हैं और पैसे का भुगतान का केंद्र बिंदु दिल्ली भी है, वहां से सटा दिल्ली है, तो दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग मिल के वहां एक बड़े कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज, चूंकि 15 दिन का आश्वासन उन्होंने दिया था कि 15 दिन के अंदर, हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था उनको कि अगर 15 दिन में हमारा भुगतान नहीं होगा तो हम 15 दिन के बाद कभी भी निर्णय लेके यहाँ ट्रॉलियों और ट्रैक्टरों में भर के उस अबे जो जी अभी नोएडा का ऑफिस है उसको घेरने का काम करेंगे। चुनाव का तो अभी समय है, 24 में मतदान की बात समझ में आ रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ जब तक चुनाव नहीं होता तब तक आप किस आपका जो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? चुनाव लड़की है, चुनाव लड़ने होते हैं, वो 5 साल कैसे जीते और एक रणनीति काउंटर अटैक हम लोग भी कर रहे हैं। वो जिस तरह से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग भारत की सरकार को, अगर भारत की सरकार हमारा पैसा दिलाने में नाकाम रहती है या कोशिश नहीं करती दिखाई देती है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग वो चुनाव जीतने की तैयारी, हम भारत की सरकार में जो भी पार्टी भारत की सरकार में है जुड़ी हुई है, हम उनको चुनाव हराने का काम करेंगे। नोएडा में कोई मतलब नहीं। नोएडा में जो आपका आंदोलन होना है और नोएडा का बड़ा हल्ला है, मुझे भी जानकारी है, सारा मैनेजमेंट में बड़ा हड़कंप है नोएडा को लेकर। तो नोएडा का जो प्रोटेस्ट होगा उसका स्वरूप क्या होगा आपका, ये बताइए। देखिए, हम स्वरूप की पहले भी बात कर चुके हैं। हमने 15 दिन को उनको अल्टीमेटम दिया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह और उनकी पूरी टीम वहां पे धरने में गई थी 15 तारीख को, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो लगातार हमको टालते हुए नजर आ रहे हैं। हम वित्त प्रमाण के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले भी सूचित कर चुके हैं कि अविलंब सुब्रत राय को टॉप टेबल पे बैठा के पैसे के भुगतान की प्रक्रिया बता दी जाए। भारत की सरकार को ये भी अल्टीमेटम है कि उनको
सुब्रत राय को ले आके ट्रैक टेबल पे बैठाइए और हमारे पैसे का विकल्प बना दीजिए। हमको तो पैसा चाहिए भाई, हम देश के लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करते हैं। लेकिन अगर भारत की सरकार ये नहीं समझना चाहती है कि इस देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस करने में हमारा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि लाइसेंस हमने दिया है, तो ठीक है, हम सीधे सरकार से लड़के अपनी बात रखना शुरू करेंगे। और हम तो पैसा जिसको दिया है पैसा उसी से मांगने जाएंगे। तो पैसा अगर हमने सुब्रत राय को दिया है तो हम सहारा हाउस जाएंगे, उनके मीडिया सेंटर और टेरिटरी हाउस जाएंगे, जहां सहारा का कार्यालय है हम वहां जाएंगे, क्योंकि हमने पैसा तो उन्हीं को दिया है और बस लाइसेंस उन्होंने दिया। वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना है। हाँ, उस आंदोलन के दौरान हम सभी लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने घर से परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी लाके वहां बैठाएंगे, क्योंकि हमको पैसा चाहिए। पैसे के नाते हमारे ना जाने कितने लोगों ने जान दी है। पैसा वापस कर दे, पैसा वापस सरकार करा दे, हम सरकार की जिंदाबाद करने लगेंगे, जय जयकारे लगाने लगेंगे। हमको सरकार बहुत अच्छी चले, भारत विश्व गुरु बने, दुनिया पे राज करे, हम सभी भारतवासियों की। तो क्या इस जो बार भी सरकार राजनीतिक है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो क्या इस बार का जो आंदोलन नोएडा में होगा, क्या डेरा डाल रहे हैं निवेशक नोएडा में? निश्चित निश्चित वो डेरा डालने का ही कार्यक्रम, डेरा डालेंगे। सब लोग 1 महीने का अपना राशन पानी व्यवस्था वहां पे ले आएंगे, अपनी बात रखेंगे और वहीं तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनका भुगतान नहीं मिलता है। जितनी भी लाठी गोली बंदूक गोले बारिश पानी की जो भी करना हो सरकार, मरना तो वैसे भी ये मरा जाएगा उनकी गोली और लाठी डंडे से। पैसे के लिए तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े हम पैसा नहीं पा सकते। तो और सरकार में की अगर जिम्मेदारी निभा लेगी तो ये अबे जी सारे नोएडा काम आसान हो जाएंगे। सरकार को 2 कदम आगे बढ़ के काम करना चाहिए। अबे जी नोएडा में देखा गया है, जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस प्रशासन 144 धारा का जो हवाला देकर वो प्रोटेस्ट रोक दे देती है। और मुझे लग रहा है जब आप प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो फिर पुलिस वही हथकंडा अपनाएगी कि 144 धारा लगी हुई है नोएडा में, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की सरकार, जो वर्तमान की भारत की सरकार है, वो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाती है। इधर भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, उधर देश में हवा बनाई जा रही है कि देश में कोरोना फिर से आ रहा है। यानी जब जब सरकारें इनकी बनती बिगड़ती नजर आती है, देश में कोरोना आ जाता है। देश में धारा 144 लगा दी जाती है। देश में जब चुनाव जीतने होते हैं तो बॉर्डर पे युद्ध होना शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर दिए जाते हैं और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की व्यवस्थाओं को बताते हुए वो देश के गरीब परिवार को न्याय देने के लिए फेस नहीं करना चाहते। अरे भाई, लोकतांत्रिक तरीका है ना, ये कौन सी बात हुई जब आप अपनी कार्यक्रम करते हो तो वहां लाखों की भीड़ होती है, वहां कोरोना नहीं आता। तो आपको चुनाव लड़ना होता है और आप चुनाव लड़ने के लिए आप अपनी भाषणें जब तक करते रहते हैं तब तक कोरोना नहीं आता। जो विपक्ष कोई कार्यक्रम करना शुरू करता है, जो लोग अपना हक मांगने के आते हैं, तो उस समय आप कोरोना का डर दिखाने लगते हैं। कोरोना करता है, मरना तो उसी तरह है भाई ना। आपकी धारा 144 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने सुब्रत राय लगातार ना जाने कितने कानून तोड़ रहा, धारा 144 का छोटा सा कानून हम भी तोड़ेंगे भाई, अगर इसको तोड़ना कहता हक मांगना। अरे आप ऐसी परिस्थिति मत लाइए कि धारा 144 के कानून को तोड़े कोई। क्या करेंगे सर? जेल में डाल देंगे ना। हमने तैयारी करी है कि अगर आप जेल में डालेंगे तो देश भर के लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, रहेंगे उसी जेल में, खाएंगे उसी जेल में, सोएंगे उसी जेल में। कम से कम बाहर हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, अंदर जेल में सरकार तो अपनी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी ही ना कराएगी। कराए हमारी व्यवस्था। हम पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, हमको कहीं जाना नहीं है, कुछ खरीदने के लिए सब्जी देने के लिए घर में ही वापस जाना है कि उनका सब्जी नहीं है तो परिवार हमारा कहाँ होगा। हम सब के आ रहे हैं, चाहे सरकार अपने जेल में रखे वहां भी भोजन दे। हाँ, गोली मारना चाहे तो सरकार का स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, सरकार तानाशाही है, गोली भी मार दे, हम आने के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरह मरने से तो सरकार की गोलियों से मरा जाए। कम से कम देश दुनिया में ये तो कहेगा क्रूरतम शासक में कोई शासक रहा है तो वर्तमान की मोदी की सरकार रही है, योगी की सरकार रही है। गोली मार दे, अगर सच कहने के नाते गोली खाई जाए ये माना तैयार है हम सब। ये माना जाए कि नोएडा का जो प्रोटेस्ट होगा इस बार वो हंगामेदार होगा जी। तो ये माना जाए जो नोएडा का इस बार प्रोटेस्ट होगा वो हंगामेदार होगा। पता ही नहीं, हम देश की व्यवस्था
और देश की समृद्धता पे बहुत विश्वास रखते हैं और भारत की पूरी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक ढांचा बना है वो हम जैसे परिवार के लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोगों के लिए बनी है। एक एक संपत्ति, भारत की संपत्ति हमारे एक एक व्यक्तियों की है, जो मेहनत से वो कमाया के पैसे से बना है। हम कोई हंगामेदार धरना नहीं करेंगे, हम सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांत प्रिय तरीके से धरना करेंगे और अपने पैसे की मांग करेंगे। अब उनको उसमें हंगामा नजर आए तो वो उनकी बात है, लेकिन हम सभी लोग देश में देश के सच्चे सिपाही हैं। वो लोग शायद सच्चे सिपाही नहीं होते जो की संपत्तियों को बर्बाद करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमको भारत और भारतीयता से बहुत है। भारत का तिरंगा झंडा हमारे लिए, हमारा सिरमौर है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। ना हम इसे झुकने देंगे, ना हम इसे टूटने देंगे। अभय जी, अभी सारा इंडिया का मामला झारखंड की विधानसभा में उठा है, क्या है मामला और कैसे उठा है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सभी सांसद विधायक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जोरदार आंदोलन को दृष्टिकोण देखते हुए झारखंड की विधानसभा सभी ने भी हमारी आवाज को सदन में उठाया है। उनको हृदय से आभार, हमारी पीड़ा को अपने सदन में उठाने इसी नाते तो इसी यही बात को हम कर रहे हैं और कुछ कह नहीं रहे। आपको सांसद और विधायक बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब पीड़ित वंचित लोगों के साथ न्याय ना मिल पा रहा हो तो आप सदन में जाके हमारी बात उठाइए, और वो उठाए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और बहुत जोरदार इस बात को उठाया उन्होंने कि हम तो बहुत बधाई दे रहे हैं उनको, झारखंड के उस विधायक जो हमारी जोरदार आवाज सदन में उठाए हैं। और हम अपने प्रदेश कमेटी से, राष्ट्रीय कमेटी के लोग वहां पर हैं, उसे कहूंगा कि उनका जाइए, जोरदार स्वागत करिए, उनका माल्यार्पण करिए, ताकि और भी विधायकों को ये लग सके कि उन्होंने पीड़ा को उठाया है तो उनका स्वागत और उनका सम्मान, उनके क्षेत्र में उनका सम्मान हो तो उनका हौसला बढ़ेगा। और मैं सभी विधायकों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने सदनों में अपने अपने मुख्यमंत्रियों से इस बात को कहें जो हम लोग चाहते हैं। हम इसी बात को कह रहे हैं, हमारे लिए वही अनुकरणीय है जो मेरी बात उठा रहे हैं। तो बोला क्या है उसमें जो मामला उठा है झारखंड विधानसभा में, तो विधायक ने बोला क्या है? जी ने कहा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप आवाज बोल दीजिए, आप बोला क्या है? अब उन्होंने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि देश के लोगों में खास तौर पे झारखंड के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि झारखंड के सदन में यह बात उठ रही थी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन में इस बात को जवाबदेही लेने के लिए अपने सदन से इस बात को कहा कि जो संबंधित मंत्री थे उस पर बात कर रहे थे, और उन्होंने उस पर लिखा कार्रवाई के रूप में जवाब भी दिया, और उस पर कार्रवाई हो रही है। और उस पर उनकी बातें एक संबंधित विधायक ने और बीच में कहा कि सुब्रत राय को और उनके लोगों को झारखंड में बुलवाया जाए और सदन में के सामने प्रस्तुत किया जाए, और वो आके यहाँ जवाब दे कि देश के गरीब निवेशकों का पैसा कूटनीतिक साजिश करके आप हड़प नहीं सकते, इनका भुगतान कब करेंगे, और नहीं हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूंकि इन्होंने देश के निवेशकों का पैसा कूटनीतिक साजिश करके हड़प लिए है, और जिसमें झारखंड के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। अभय जी, वो सदन में उनके उच्च मंत्री अंत में आप निवेशकों को और सारा इंडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि बिना लड़े और बिना संघर्ष किए आपको एक पाई भी नहीं मिली। इस नाते आपने सब चीज देख लिया, सरकार की मंशा जान ली, सुब्रत राय की मंशा आपको सामने दिखाई दे रही है। आप सारे साथी जो है बिना किसी क्षण की देरी किए अपने साथियों के साथ खड़े होइए। जिस दिन मैं शुरू से बात करता हूं, जिस दिन किसी एक जिले में और या किसी एक समूह के साथ खड़े होके 1 लाख लोग एक साथ खड़े हुए, उसी दिन देश सरकार को, सुब्रत राय को
अल्टीमेटम देते हुए चंद मिनटों में अपने पास बुलवाना होगा, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह रहते बैठे रहे तो अभी तेलंगाना में उनके गैर जिम्मेदार अधिकारी, वहां का जोनल अधिकारी लगातार महिलाएं और वहां के लोग 2 महीने से हड़ताल पे बैठे थे, कुछ दिन से वो लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। और वहां का जो जोनल अधिकारी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपके गुच्छे 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 में, यानी समूह समूह में भी लोग आत्महत्या कर ले तो भी देश के निवेश का पैसा नहीं मिलेगा। आपके आत्महत्या करने से या आपके मर जाने से भी देश के लोगों का पैसा सुब्रत राय नहीं देगा। ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच आपके प्रति क्या होगी। वो महिला कल हम लोगों के साथ लाइव डिबेट कार्यक्रम में थी और हपक के रो रही थी। 4% मात्र उनका ब्लड रह गया है। वो तेलंगाना में 15 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी हैं और 2 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन न सरकार का ध्यान उस पे जा रहा है और ना ही गैर जिम्मेदार ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों का भी। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन की फाइट फॉर राइट लगातार देश भर के निवेशकों की आवाज आ रही है और चरण सिंह एक इकलौता नाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने लगातार पत्रकारिता जगत को जीवंत रखने में अपनी पूरी कलम की ताकत लगा दी है ताकि देश के निवेशकों का पैसा मिलता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।